नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक मानव श्वसन तंत्र द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अध्ययन में हम आगे देखेंगे कि इसका सामाजिक जिंदगी से भी बहुत बड़ा जुड़ाव है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र आखिर है क्या? अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की प्रक्रिया में, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तब आखिर रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्या है और यह जो सांस लेना यानी ब्रीदिंग, ये क्या है? दोनों में, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या फर्क है और क्या रिश्ता है? तो द लाइफ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड न्यूट्रिएंट्स यानी कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की जैविक प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी रेस्पिरेशन एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती हैं और ग्लूकोज जैसे भोज्य पदार्थों को जलाकर एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करती हैं और फिर शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ जो बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प के, इन सारे चीजों को वह बाहर निकालती है। श्वसन की ऊर्जा से ही हमारे शरीर के अंदर जीवन है, हम जिंदा हैं। रिस्पायरेशन के अंदर ब्रीदिंग और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों चीजें मौजूद हैं। इसलिए ब्रीदिंग रिस्पायरेशन का एक हिस्सा है, हिस्सा मात्र है। श्वसन के अंदर यह जो यांत्रिक प्रक्रिया है जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, यह वातावरण से फेफड़े तक सीमित है। वातावरण से फेफड़े तक जो सीमित यह प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। यह दो प्रोसेस से जुड़ी हुई है। पहला है वातावरण से हवा को फेफड़े के अंदर लेना, जिसको हम इनहेलेशन कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है फेफड़े से हवा को बाहर निकालना, जिसको एक्सहेलेशन या निःश्वसन कहते हैं। ये दोनों मिलकर ब्रीदिंग कहलाते हैं। यह सांस लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग, मुख्यतः अनैच्छिक प्रक्रिया है, वॉलंटरी क्रिया है। ये वॉलंटरी है, अनैच्छिक क्रिया है, यानी हमारे इच्छा से नहीं तय होती है। फिर भी एक कुछ हद तक हम इसे इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस कुछ हद तक नियंत्रित होने वाले ब्रीदिंग को कुछ लोग, अतिवादी लोग, ज्यादा ही नियंत्रित करने के चक्कर में ढेर सारे नकारात्मकताओं से ग्रसित हो सकते हैं। इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ढेर सारा प्रचार कपालभाति का हुआ और पंपिंग सेट की तरह से हवा निकालना छोड़ना, इस प्रक्रिया में शरीर के अंदर ढेर सारे डिसऑर्डर आते हैं, जैसे एल्कोलोसिस, यानी कि शरीर के अंदर का जो रक्त का पीएच है वह संतुलित हो जाता है। तो उसके शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का असंतुलन की वजह से मस्तिष्क और ब्लड वेसल्स के अंदर सिकुड़न पैदा होने लगती है, जिसके वजह से बेहोशी या सिर दर्द जैसे चीजें आने लगती है। कपालभाति प्राणायाम यह होना चाहिए, यह एक योगा का पार्ट है, लेकिन इसको गलत तरीके से करने से हार्ट या बीपी के मरीजों को भयानक नुकसान हो सकता है। इसलिए यह सावधानी बरतने की जरूरत है कि यह नियंत्रण में, जो हम इच्छानुसार इसको नियंत्रित करना चाहते हैं, इसकी भी एक सीमा है, क्योंकि यह वॉलंटरी प्रोसेस है। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं कि श्वसन तंत्र के मुख्य पार्ट्स क्या क्या है। नन्हे प्यारे लाल तोते ब्रांच लगे आम, ये एक ट्रिक्स है इस पूरे 8 पार्ट्स को याद करने का जो श्वसन तंत्र के हैं। नोज, पहला है नोज, नाक, फेरिंग्स यानी ग्रसनी, तीसरा है स्वर यंत्र यानी लेरिंग्स, श्वास नली ट्रैकिया, शाखा यानी ब्रोंकस, लंग्स फेफड़े, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई या एल्वियोली, एयर सैक या वायु कोष्ठक। ये 8 जो मेन पार्ट है श्वसन तंत्र के। इसमें सबसे पहले हम जब कोई चीज सूंघते हैं, सांस लेते हैं, तो नाक में हवा जाता है। ये नेजल पैलेस से होकर नेजल पैसेज यानी नेजल कैविटी से होकर हवा आगे की ओर बढ़ती है। नेजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस सिक्रीट होता है। करीब
आपको मालूम होना चाहिए कि आधा लीटर के करीब म्यूकस सिक्रेट होता है। इन सब का काम यह है, यह छोटे छोटे बाल और म्यूकस का, कि हमारे वातावरण से जब हम सांस लेते हैं या कोई चीज सूंघते हैं तो जो धूल कण होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं या जीवाणु होते हैं, इनका यह फिल्ट्रेशन कर देता है ताकि वह हमारे शरीर फेफड़े के अंदर न पहुंचे सके, फेफड़ा संक्रमित न हो सके। तो आधा फिल्ट्रेशन यहाँ हो जाता है। यहाँ आगे जब हवा पहुंचती है तो फूड पाइप से जो आगे या माउथ से होते हुए जो नली है और नाक से होते हुए नली है, दोनों आपस में जुड़ती हैं और यह फेरिंग्स में खुलती हैं। तो यह फेरिंग्स क्या है कि एक कॉमन एरिया ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम है, क्योंकि आगे यह फूड पाइप में भी खुलता है यह फेरिंग्स, और दूसरा थोड़ा सा मुड़ के आप देख रहे हैं कि यह वाइंड पाइप यानी श्वास नली में भी यह खुलता है। तो यह कॉमन जो एरिया है यानी फेरिंग्स है या हलक है, इसमें वायु आता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि आगे यह लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र में जाके खुलता है। इसके बीच में एक जब फूड पाइप और यह वाइंड पाइप के बीच में इपीग्लोटिस होता है, जो एक ढक्कन नुमा होता है, ढक्कन के नुमा होता है। जब वायु इधर आता है तो खाना इधर न आ जाए या फेफड़े की तरफ न आ जाए या श्वास नली की तरफ न आ जाए, तो यह इपीग्लोटिस नामक ढक्कन का उसमें योगदान होता है। हवा जब इधर आती है लेरिंग्स की तरफ यानी स्वर यंत्र की तरफ, तो ये स्वर यंत्र लेरिंग्स जो हमारी आवाज जो निकल रही है, ये स्वर यंत्र से जुड़ा हुआ है। इसी स्वर यंत्र के ऊपर एडम्स एप्पल होते हैं, जो नौजवान होने की प्रक्रिया में हार्मोन्स जब पुरुषों में, उसके वजह से यहाँ पे घाटी मतलब बड़ी एक एडम्स एप्पल जो इंक्रीज हो जाता है, यहाँ उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, जिसकी वजह से पुरुषों की आवाज में भारीपन होता है। ये होता है, महिलाओं में नहीं होता है। इस लेरिंग्स के आगे का हिस्सा यह कार्टिलेज नामक छल्लेदार रिंग से घिरा हुआ ये ट्रैकिया है, जिसमें करीब 16 से लेकर 20 तक कार्टिलेज छल्ले या रिंग्स होते हैं, वो चारों ओर से घिरे होते हैं। यह आगे चल के 2 शाखाओं या ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, दाएं और बाएं साइड में, जो आगे 2 थैले नुमा लंग्स में यानी बैक जिसको लंग्स कहते हैं, इस अंग में जाके खुलता है। ये लंग्स थोरैसिक कैविटी में मौजूद होता है, जिसको आधार प्रदान करता है एक सीट ऑफ मसल्स जिसको डायफ्राम कहते हैं, और इस लंग्स के चारों ओर जो झिल्ली होती है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स का जो दाहिना हिस्सा होता है वह 3 लोब्स का बना होता है, जिसको कहते हैं, जिसके वजह से यह बड़ा होता है। बायां हिस्सा 2 लोब्स का होता है, यानी यह छोटा होता है। लंग्स के अंदर यही ब्रोंकस उप शाखाओं में डिवाइड हो जाती है ढेर सारी। यह इन उप शाखाओं को ही अंग्रेजी में हम ब्रैंकियोल्स कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स के जो अंतिम छोर होते हैं, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे नुमा यहाँ पर एल्वियोली होते हैं, जिसको एयर सैक कहते हैं। इस एल्वियोली को हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठक। तो ये 8 यह जो पोर्शन है, अंग है, पार्ट है, यह इनको मिलाकर हम श्वसन तंत्र के मुख्य अंग के रूप में जानते हैं। श्वसन तंत्र के मुख्य अंग का अध्ययन करने के बाद तीसरा स्टेप है कि गैसेस एक्सचेंज इन रिस्पायरेटरी प्रोसेस, यानी कि श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान। इसमें पहला होता है कि एल्वियोलाई के अंदर, जिसको कहते हैं हम वायु श्वसन, पहला जिसको कहते हैं वायु श्वसन, दूसरे को कहते हैं आंतरिक श्वसन, तीसरे को कोशिकीय श्वसन। वायु श्वसन क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यह फेफड़ों में होता है। और एल्वियोलाई की जो पतली दीवार और ब्लड कैपिलरीज, यह एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं, इस पर ढेर सारे केशिकाओं या ब्लड कैपिलरीज के जाल से ढका होता है। इन
यह इस प्रक्रिया में एल्वेलाई के जो ऑक्सीजन है वह ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं और ब्लड कैपिलरीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह एल्वेलाई की ओर जाते हैं। यह गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को हम वायु श्वसन कहते हैं। यानी कि वायु श्वसन ब्रीदिंग से फर्क लिए हुए है, जिसको आमतौर पे स्टूडेंट घाल-मिल कर देते हैं, ढेर सारे लोग उसको नहीं समझते हैं। दोनों में फर्क है। ब्रीदिंग सांस लेना और छोड़ना ये फेफड़े के अंदर ही होता है, लेकिन फेफड़े के अंदर एल्वेलाई के बाद ब्लड कैपिलरीज के बीच के रिश्ते को हम देख रहे हैं वायु श्वसन कहते हैं। वायु श्वसन की प्रक्रिया के बाद आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन पल्मोनरी कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज, जिसको पल्मोनरी कैपिलरीज कह रहे हैं, उसके अंदर जब ऑक्सीजन आ जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। वह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुटकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पल्मोनरी वेन्स की तरफ में जाता है और पल्मोनरी वेन्स, आपने पिछले क्लास सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने इसको समझा है कि पल्मोनरी वेन हार्ट के बाएं आलिंद में खुलता है और बाएं आलिंद से वह ऑक्सीजन युक्त ब्लड आर्टरीज के माध्यम से सेल तक पहुंचता है, तमाम सेल्स और ऊतकों तक। सेल्स के अंदर 2 साइकिल्स होते हैं। एक पहला साइकिल्स होता है ग्लाइकोलिसिस, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, फिर दूसरा क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इन दोनों साइकिल्स में 38 एटीपी यानी प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जो बनते हैं, वह वाटर बनते हैं, उसको वेन यानी सिरा यानी ऑक्सीजन रहित, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वह वेन के माध्यम से दायां आलिंद हार्ट के दाएं आलिंद में पहुंचता है और दाएं आलिंद से होते हुए वह पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से वह ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में पहुंचता है और वहां से पल्मोनरी कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सीधे एल्वियोली में पहुंच जाता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। यानी इस प्रक्रिया, एक तो प्रक्रिया हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है, दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन है। उसके बाद ये कोशिकीय श्वसन जो सेल के अंदर होता है, ये 3 तरह के प्रोसेस हैं गैसों के आदान प्रदान में। कोशिकीय श्वसन में जो केमिकल रिएक्शन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन का हम रिएक्शन पढ़ते हैं, C6H12O6 प्लस 6O2 या एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP का निर्माण होता है। यह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसमें चूंकि ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और दूसरी प्रक्रियाएं भी होती हैं जिसमें एक ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। अनऑक्सी श्वसन पादप और इष्ट में होता है, जबकि जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं C6H12O6, जिसके माध्यम से एथेनॉल बनता है 2 मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और ATP। तो तीसरा हमारी मांसपेशियों में जो होता है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा C3H6O3 और मात्र 2 ATP यानी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में 6 CO2 और H2O के 6 अणु और एनर्जी बनते हैं। यानी कि अनऑक्सी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, 2 तरह के श्वसन कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। इस पूरे अध्ययन में हम लोगों ने जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ा, आखिर इस रिस्पायरेटरी सिस्टम से पढ़ने के बाद, इस ज्ञान के बाद हमारे सामने क्या सवाल उठते हैं? हमारी सांसें सिर्फ हमारी है या पूरे समाज से जुड़ी हुई है? इसे भी जानना जरूरी है। प्रदूषण और स्वास्थ्य आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ने पर बच्चों और बुजुर्गों के सांसों से संबंधित तमाम बीमारियां क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि हम
जो सांस लेते हैं वह सबकी साझा संपत्ति है। इसी तरह से धूम्रपान करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें कि एक व्यक्ति जिस परिवार में जो स्मोकिंग करता है उसका फेफड़ा ही नहीं, उस पूरे परिवार का फेफड़ा प्रभावित होता है। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जो आदतें हैं वह समाज को भी प्रभावित करती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। जो समाज के अंदर गरीब बस्तियों में या गांव में या ठेला खुमचों पर जो लोग लकड़ी से या कोयले से जो ईंधन के जरिए बाटी चोखा बनाते हैं या खाना पकाते हैं, ऐसी महिलाओं या मजदूरों के फेफड़ों की बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और एनीमिया जैसे रोग होने लगते हैं। आखिर क्यों होते हैं? इसका सीधा सा मतलब है कि जो आज जो स्वच्छ ईंधन जिसको कहते हैं वो भी एक सामाजिक न्याय का प्रश्न है। सबको स्वच्छ ईंधन की जरूरत होती है। उसके लिए भोजन जैसी बुनियादी जरूरत के लिए हमने कोयला और लकड़ी पर डिपेंड होने के बजाय हमें स्वच्छ ईंधन मुहैया होनी चाहिए। तीसरा कि विकास का अंधाधुंध जो विकास हो रहा है और पर्यावरण के बीच के रिश्ते को समझने के लिए हमारा शोषण तंत्र इस चीज को समझाता है कि उद्योग लगातार विकसित होने के साथ साथ कैंसर और अस्थमा जैसे रोग भी झेलने के लिए हम विकास कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या इसलिए उद्योग लगने चाहिए कि अस्थमा और कैंसर भी झेलने के लिए हम मजबूर हों? नहीं, यह हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। यह सही नहीं है, यह विकास ही गलत है। हमें ऐसा विकास होना चाहिए जो समाज और स्वास्थ्य दोनों को लेकर चलना चाहिए। यानी दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि श्वसन तंत्र हमें सिखाता है कि सांसें जो हम लेते हैं वो व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक भी है। हम सब एक ही वायुमंडल में रहते हैं, एक ही वातावरण में पलते बढ़ते हैं। इसलिए हवा को स्वच्छ बनाए रखना यह हम सबकी जिम्मेवारी है, सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। सांस सबकी है और हवा भी सबकी है। धन्यवाद।